तो खास तौर से बात की जाए किस तरीके से अगर हम देखते हैं जो आंकड़े अभी तक लगातार सामने आ रहे हैं, हम चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें या खास तौर से अगर जो एशिया एडीबी की अगर खास तौर से बात की जाए और अब उसके बाद आईएमएफ, ये तमाम जो वैश्विक संस्थान हैं ये लगातार बता रहे हैं कि कैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और खासतौर से रेटिंग एजेंसियों की अगर हम बात करते हैं, मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, S&P ग्लोबल की हम बात करें, तमाम ऐसी रेटिंग एजेंसियां हैं। फिच ने भी हाल ही में हमने देखा था किस तरीके से अपने जो आंकड़े थे जीडीपी आर्थिक वृद्धि दर की जो बात कही थी उसमें बदलाव करके उसको बढ़ाया था। और अब इस बार आईएमएफ में हमने ये देखा है, जनवरी की जो रिपोर्ट आई थी आईएमएफ की, उसमें बताया गया था कि जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है वो करीब 6.5% रह सकती है, लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया गया है। अब ये 6.8% रह सकती है, जबकि अगर हम अगले साल यानी 2025 की भी बात करें तब 6.5 रहने की बात कही गई है। और खासतौर से अगर देखा जाए हम चीन की अगर बात करें तो चीन को यहाँ पर आर्थिक वृद्धि दर के मामले में भारत पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ऐसे में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी और कितनी मजबूत होगी, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल पद्मनाभन जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे में। जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग संस्थानों की बात की जाए, रेटिंग एजेंसियों की बात की जाए तो अपने अनुमान में उनको लगातार बदलाव करना पड़ रहा है, लगातार बढ़ाना पड़ रहा है। और हाल ही में अब जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है इसमें भी कुछ ऐसी स्थिति हमें नजर आ रही है। मुकुल जी, आपने ना बड़ा अहम मुद्दा उठाया कि जो सब वृद्धि कर रहे हैं अपने ओरिजिनल प्रोजेक्शन का। जी। तो आपको ध्यान होगा कि जो Q3 का ग्रोथ आया था दिसंबर में, वो 8.4% आया था, जी। जबकि अनुमान था कि 6% होगा। जी तो बिल्कुल। अभी जो साल का अंदाजन है हम्म। वो भी अभी 8% के ऊपर शायद हो सकता है। जी। तो इसका मूल कारण ये है कि जो जो रिफॉर्म्स जो सरकार ने उठाए 2016, 17, 18 के बीच में जी। और 19 के बीच में, मैं दो का उदाहरण देता हूं। एक तो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी। दूसरा है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड। हम्म। अब इनके जो असर थे ना, वो जब तक सिस्टम में आए, कोविड का आपदा आया जी। तो उसका हमें असर महसूस नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो एफिशिएंसीज जो सिस्टम में आए, जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रहा है, वो अभी हमें नजर आ रहा है, क्योंकि जो वो झटके थे कोविड, बाद में जी। यूक्रेन का जंग, तो इन सब के जो शॉक्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव इफेक्ट है ये जी। उभर के आ रहा है। तभी है कि सबके अनुमान को सबको ऊपर करना है, आई मीन रिवाइज करना पड़ रहा है ऊपर जी प्रोजेक्शन को। तो ये बिल्कुल। मेरे अंदाज से यही कारण है। जी, और खासतौर से अनिल जी, अगर क्योंकि आरबीआई ने जो अनुमान जताया था वो 7% का था, जिस पर हम कह सकते हैं कि लगातार हम बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं उससे भी अगर आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोविड के आपने यहाँ जिक्र किया या जो भी और राजनीतिक कारण रहे हैं पूरे विश्व में, तो कहीं ना कहीं शायद जो दूसरे देश हैं जो आर्थिक रूप से हम कह सकते हैं मजबूत हैं, उनको लग रहा था कि इतनी मुश्किल समय में भारत की जो अर्थव्यवस्था है शायद वो धड़ाम से गिर सकती है, काफ़ी कहीं ना कहीं कमज़ोर जो है वो हो सकती है। लेकिन जो वास्तविकता थी वो शायद सरकार की नीतियाँ रहीं और खासतौर से जो कारोबार क्षेत्र है पूरा वो मजबूती के साथ लगातार डटा रहा, आगे बढ़ता रहा। और आज के समय में उसी के परिणाम हम कह सकते हैं कि हम देख पा रहे हैं, क्योंकि सारे जो पहले अनुमान लगाए गए थे वो तो शायद एजेंसियों को अब बदलने ही पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और आपने जो आईएमएफ का रिपोर्ट का जो उदाहरण दिया, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, जी। उसका जो टाइटल है रेजिलियंस है। हम्म। और रेजिलियंस ही भारत ने दिखाया है, जो आपने अभी हमारे सामने आंकड़े रखे। जी। तो उसका आप रेजिलियंस है, और वो इस नए इकोनॉमी का, जो भारत का इकोनॉमी आर्थिक जो ढांचा है, इसमें एक बड़ी तब्दीली ये है कि रेजिलियंस आ गया। तो झटके पड़े, इतिहास में ऐसे 3 झटके पहली बार पड़े हैं कि पहले कोविड आपदा आया, जी। फिर रूस यूक्रेन का जंग आया, फिर यूएस फेड ने लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो इन सब में जो डिसरप्शन हुआ, तब उसके बाद भी जो रिबाउंड हुआ भारत के इकोनॉमी का, वो जी। एक रेजिलियंस है। और उसी ने, जो मैंने कहा, जो आर्थिक नीतियां जो अपनाई गई पिछले 10 साल में, जी। इसी का असर अभी हमें सामने दिख रहा है दिन प्रतिदिन। जी बिल्कुल अनिल जी, और खासतौर से अगर जब हम देखते हैं, क्योंकि इन झटकों का असर कुछ ऐसे देशों पे ज़रूर देखने को मिलता है जो कि अपने आप को काफ़ी आर्थिक रूप से मजबूत मानते थे। चाइना की भी अगर बात की जाए, वहाँ की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, फिर चाहे उनके रियल एस्टेट सेक्टर की हम बात करें, और खासतौर से जो आर्थिक वृद्धि दर है उसमें भारत से पीछे नजर आता है। चीन रेट ऑफ ग्रोथ में पीछे नजर आता है, जी। लेकिन तो अगर हम स्टॉक देखें, इकोनॉमी का साइज देखें,
तो वो करीब 14 या 17 ट्रिलियन के बीच में है। भारत का जो है 3.7 ट्रिलियन है। जी तो साइज में कंपैरिजन नहीं है, बट यहाँ से ही कह रहे हो आप कि ग्रोथ रेट में भारत का ग्रोथ पहली बार है कि चीन से 3 साल लगातार आगे रहा है। जी बिल्कुल अनिल जी, लेकिन क्योंकि जब इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं, चीन की अगर बात की जाए तो कई खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग हब की हम बात करें या उसको एक्सपोर्ट को लेकर देखा जाए, जब इस तरह का कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हुई तो पूरे विश्व के सामने जो देश हैं कारोबार के लिए शायद एक बेहतर विकल्प के रूप में भारत को अब चुना जा रहा है, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था जो लगातार जैसा आप बता रहे हैं कि वो उभरती हुई नजर आती है, सबसे गतिशील हमें नजर आती है पूरी दुनिया में। वो तो बिल्कुल, जो चाइना +1 कहते हैं ना, जो जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका और चीन में जो मतभेद हुए और अब यूरोप और चीन में शुरू हो जी गया है, तो उसके कारण चाइना +1 का एक थियोरी आया। अब उसी में भारत आपने देख रहे हो पिछले 5 साल में एप्पल का निवेश, अभी उम्मीद है कि टेस्ला भी अनाउंस कर देगा जी अगले हफ्ते में निवेश भारत में। तो बड़े बड़े जो ब्रांड है दुनिया के, सब यहाँ पे निवेश उन्होंने करना शुरू किया है, क्योंकि वो जो रिस्क है चीन में उसको वो कम करना चाहते हैं। और भारत की उपलब्धि भी बढ़ गई है, जी जो पिछले 10 साल में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगाया है, निवेश जो हुआ है भारत सरकार की, खास भारत सरकार की तरफ से, रोड हो, ब्रिजेस हो, पोर्ट्स हो, रेलवे हो, हर तरीके में बिजली हो, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, अगर 10 साल 15 साल के पहले के हम कंपैरिजन करें, जी आज में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इन जी सब के फायदे भी ये जो विदेश से जो निवेश करने आ रहे हैं ये देख रहे हैं। दूसरी बात है कि जो हमारी एवरेज एज है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, वो जी 35 साल से कम है 65% लोग। तो ये भी एक बड़ा प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, तो इसका भी फायदा देखते हैं जो बाहर से जो निवेश करने आ रहे हैं। तो जी इन सबको मिलाओ तो भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है। जी बिल्कुल, और क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो सब में शायद ये आकर्षण बना हुआ है, और खासतौर से सबसे पहले क्योंकि जब हम कहते हैं कि निर्यात बढ़ रहा है हमारा, तो उसके साथ साथ हम देखते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किस गति से आगे बढ़ रहा है। पीएमआई इंडेक्स में हमने देखा था किस तरीके से वो अपने उच्चतम स्तर पर नजर आया था जब मार्च महीने की हम बात करते हैं तो। लेकिन ये तमाम उपलब्धियां हैं जो धीरे धीरे और मजबूती दे रही हैं, और अभी आपने बताया कि किस तरीके से हमारे जब पूरे स्केल की बात करते हैं, जो ट्रिलियन में जब हम बात करते हैं, अभी भले ही अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर हो, लेकिन जल्द ही कोशिश ये है कि तीसरे पायदान तक पहुंचे हम। हाँ, उसकी तो उम्मीद है। अगर ये जो गति पकड़ा भारत अगर ये गति पकड़े रखे जी तो अगले 3 साल में तीसरे स्थान पे पहुंच जाएगा जापान से आगे। तो बट ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि 10-15 साल पहले भारत 8-9 रैंक पे था, जी और अगर तीसरे रैंक तक आ गया तो इसमें देश में जो एक आत्मविश्वास जो बनेगा, इसका भी एक अलग एक इम्पैक्ट होगा। जी बिल्कुल अनिल जी, लेकिन ऐसे में जब हम अगर मुद्रास्फीति दर की बात की जाए, इन्फ्लेशन को भी देखें, वो किस तरीके से एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, क्योंकि सरकार लगातार यही कहती है कि कोशिश हम कर रहे हैं इसको नियंत्रित रखा जाए। रिपोर्ट्स में भी हमने देखा है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी आती है तब जो आंकड़े बताए जाते हैं, लेकिन आने वाला जो समय है वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए आप किस तरह का अनुमान जताते हैं इसमें? मुकुल जी, रिजर्व बैंक का प्रोजेक्शन है कि जो मुद्रास्फीति है वो अभी उसका जो गति है धीमा होते जा रहा है, लेकिन कंसर्न ये है कि फूड मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ रहा है। अभी जी जो हाल में आंकड़े आए वो चल 8%। जी अनिल जी, उसका आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, एक हमें रुख करना होगा यहाँ से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, जहाँ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो हैं वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं प्रेस